हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो बहुत कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है और उस स्टॉक पिछले 4-5 साल में, अब सॉरी, तीन तीन साल में ही कुछ 10 गुना भी हो चुका है। साथ में कंट्रोवर्सी भी है। कुछ लोगों का कहना है कि सर हम लोग इस नीचे आ चुका है, अभी खरीदें क्या ना खरीदें। कुछ लोगों का बोलना है कि सर हम लोग खरीद के रख चुके हैं, इस स्टॉक प्राइस पे बेचें या ना बेचें। उस सब के बारे में बात करेंगे। और जनरली लोग क्या कर रहे हैं कि 2-3 मिनट देखते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, उनको पूरा एनालिसिस नहीं देखते हैं। लेकिन इससे होता क्या है कि आपको स्टॉक कैसे एनालिसिस करना है उसका आइडिया नहीं मिलता है, स्टॉक के बारे में क्या करना है उसके बारे में भी आइडिया नहीं मिलता है। तो मेरा सजेशन है कि आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो लंबा नहीं रहेगा, 6-7 मिनट का ही रखूँगा। तो ये देखो, एक कोट है प्ले, द नीड फॉर पेशेंस इफ़ बिग प्रॉफिट्स आर टू बी मेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये फिलिप फिशर नाम के बहुत बड़े इन्वेस्टर थे यूनाइटेड स्टेट में, उन्होंने ये दिया था। उनका बोलना था कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो आपको पेशेंस यानी कि सब्र रखना पड़ेगा, और सब्र से ही आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं। कोई भी आदमी एक साल में ये बहुत सारा अमीर, मतलब 1 से 2 गुना हो गया। आप 1 से 2 गुना एक आध साल में आप लक के ऊपर कर सकते हो। लेकिन वहाँ से आगे क्या, मान के चलो आपके पास 10 लाख रुपए हैं, लेकिन 10 से 20 हो जाएगा, 20 के आगे क्या? अगर सेम अगले साल आप 20 से 40 कर पाओगे, नहीं होता। वो किसी किसी एक आध स्टॉक में होता है, आपकी लक लग गई तो होता है, लेकिन हमेशा वैसे नहीं होगा। पिछले 3 साल बहुत अच्छे थे स्टॉक मार्केट में, हमने भी 50-50, 60-60% तक रिटर्न बनाए। बट एक्चुअल में अब वो फ्यूचर में वैसे सेम नहीं हो सकते, बिकॉज अगर कोई भी आदमी 50-50, 60-60% बनाएगा तो वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ देगा बहुत सारे लोग इंडिया में से भी। तो ये सब पॉसिबल नहीं है। अगर वॉरेन बफेट इटसेल्फ वो 12-15% तक ही बना पाता है, और जो अपने रकेश झुनझुनवाला वाला फेमस इन्वेस्टर थे, वो मैक्सिमम 18 से 20% बनाने वाले को स्टॉक मार्केट में भगवान समझते थे। तो कभी कभी उन्होंने भी 60-70% बनाया, बट एवरेज आप 10-12 साल का लोग है तो 18 से 20%, 22% तक ही बनता है जो म्यूचुअल फंड का है। वो जो हम लोग जो पिछले 5 साल बनाए वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न था, क्योंकि कोविड के बाद एक जंप आया था। तो हम स्टॉक की तरफ मूव करते हैं। आप नॉर्मल भी, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके पास मान के चलिए 10 लाख रुपए हैं, और आप अगर 35% से भी उसको ग्रो करते हैं। आप देखिए 10% का आपके पास, मैंने ये लगाया यहाँ पर, 10 लाख रुपए डालें, 35% इंटरेस्ट मतलब जो आपको रिटर्न बना पाते हैं, और 10 साल पर रखते हैं, तो आपका जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा 2 करोड़ रुपये। अब ये 2 करोड़ रुपये आपके 10 लाख के 2 करोड़ रुपए बन चुके हैं कितने साल में? 10 साल में। रिटर्न कितना होना चाहिए? 35%। तो आपका गोल जो हमेशा होना चाहिए 25 से 35% बनाना ही बनाना है। अगर आप वो नहीं बना पाते हैं, उससे कम बना रहे हैं, तो बेटर आप म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाइए। म्यूचुअल फंड आराम से आपको 18 से 20% बना देता है, तो क्यों रिस्क ले रहे हैं आप स्टॉक मार्केट में डालने का पैसा? उससे अच्छा आप म्यूचुअल फंड में जाइए। तो मेरा मतलब कहना है कि आप या एनालिसिस करिए, अच्छे से स्टॉक को डालिए। अब बहुत बार क्या होता है कि मुझे लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि सर आप कोई स्टॉक बताइए जो डबल हो जाएगा। मैंने 1-2 स्टॉक बताए थे अभी ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे या फिर कोरा पे, स्टैलियन इंडिया, ये सब क्रॉस भी मैंने बोला था। तो ऐसे स्टॉक डबल हो चुके हैं, बट एक्चुअल में सारे स्टॉक हो गए क्या जो मैंने बताए थे? वो अब आप देखोगे कुछ 12-15 स्टॉक देते हैं, उसमें से स्टैलियन अकेला डबल हो गया। बाकी कुछ स्टॉक्स हैं जो 30-40-50% तक चले गए। कुछ कुछ स्टॉक है जो 4-5%, और 1-2 स्टॉक ऐसे भी जो नेगेटिव रिटर्न में है 2-4% के। तो एक्चुअल में आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज आप पिछले 4-5 महीने का देखोगे तो एक 25% के आसपास रिटर्न आया होगा, 20 से 25%। बट आप ओवरऑल ईयर में देखोगे ना, इस अप्रैल से लेके उस मार्च एंड तक, तो आपको दिखेगा कि 35 से 40% का रिटर्न आ चुका है। उससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मार्केट सेंटिमेंट भी वैसा नहीं। पिछले 1-2 साल, 2-4 साल हुआ बिकॉज कोई भी स्टॉक भाग रहा था, बट अभी फ्यूचर में पॉसिबल नहीं, बिकॉज कोई भी म्यूचुअल फंड हो या फिर कोई भी हो, उतना स्टॉक बना नहीं पा रहा है वहाँ पर। तो मार्केट सेंटीमेंट भी ख़राब है। निफ्टी टाइप भी रिटर्न नहीं आ रहे। निफ्टी इटसेल्फ 20% तक रिटर्न दे रहा था कुछ कुछ साल में, लेकिन आप देखो पिछले एक साल में रिटर्न ऑलमोस्ट निफ्टी का निग्लिजिबल है, 2-4% का रिटर्न है बस। तो एक स्टॉक जिस पे है उस पर हम लोग मूव करते हैं अभी। वो स्टॉक का नाम है कल्याण ज्वेलर्स। तो कल्याण ज्वेलर्स में क्या है कि बहुत लोगों ने इसमें पहले भी इन्वेस्टमेंट किया था, बहुत अच्छा चला भी स्टॉक। अब मोटा मोटी कंपनी क्या है आपको सबको मालूम है, इसके शोरूम से, और ये गोल्ड बेचते हैं, ज्वेलरी बेचते हैं, डायमंड्स बेचते हैं, बस यही कहानी है और कुछ भी नहीं है इसमें बिजनेस प्रोफाइल में ज़्यादा कुछ। बट एक्चुअल में इसका बिजनेस चलता है ब्रांड के ऊपर, मतलब गोल्ड का बिजनेस चलता है ट्रस्ट के ऊपर। और ट्रस्ट किसके ऊपर ज़्यादा है? तो जैसे कि कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे टाइटन है, कल्याण ज्वेलर्स है, मालाबार ज्वेलर्स है, ये सब कंपनीज़ जो हैं बहुत अच्छा मार्केट में अपना नाम बनाती है। तो कोई भी आदमी अगर किसी के दिमाग में आता है अगर गोल्ड लेना है, तो वो अच्छे ब्रांड का लेने सोचता है। कोई टाइटन का लेता है, कुछ टाइटन थोड़ा सा डिज़ाइन में भी अच्छा है, तो उसके बाद कौन सा कंपनी है? तो मालाबार है और कल्याण ज्वेलर्स सेकंड नंबर की कंपनीज आप देखोगे तो कंपनी का वैल्यूएशन देखो आप 51,000 करोड़ है, करंट का प्राइस है 498, और इसका पी देखो आप, जो स्टॉक पी मैं बोल रहा हूँ वो 64.2 है। ये बहुत हाई है। मैं तो मतलब मैं हमेशा जनरली सबको बोलता हूँ कि अगर कोई कंपनी 30-35% से ग्रो कर रही है तो उसका पी 35 से 40 के बीच से, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें 64 है, मतलब आपने वैल्यूएशन से डबल है।
अपने वैल्यूएशन से, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, कुछ कुछ कंपनी जैसे टाइटन का पी देखोगे तो एवरेज पी पिछले 10 साल का देखो तो 76 का है, तो इसका चल रहा है 64। बट टाइटन इज़ डिफरेंट कंपनी, मतलब टाइटन में होता क्या है कि उसमें डिज़ाइंस अलग हैं उनके उनके आप देखोगे प्रोडक्ट, उनके ब्रांडिंग अलग है, वो अलग ही टाइप की कंपनी है, जो ज़्यादातर ऐसा लगता है कि वो आपके कंज्यूमर से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो लेकिन ये कंपनी डायरेक्टली कंज्यूमर से रिलेटेड नहीं, डायरेक्टली मोर टूवर्ड्स द गोल्ड, मतलब गोल्ड से ज़्यादा रिलेशन रखती है। और टाइटन जो है वो ब्रांड एंड डिज़ाइन के ऊपर वर्क करती है, तो उस टाइप की कंपनी। तो आप देखोगे इसका थोड़ा सा पी हाई है, आपका देखोगे स्टॉक वहाँ से बहुत ऊपर था, तो एक टाइम में ये 700 रुपये का स्टॉक था, अभी 498 पे आ चुका है ये स्टॉक। आप देखोगे तो आप इसका जो आईपीओ प्राइस था वहाँ से कुछ 60 रुपये से अभी ये 10 गुना के आसपास, मतलब 500, मतलब 9 गुना तो हो ही गया, मतलब 8-9 गुना तो हो ही चुका है। एक टाइम में स्टॉक 10-10, 12-12 गुना भी हो चुका था। तो अभी क्या हो रहा है आप देखोगे इस कंपनी में, जो अब जून क्वार्टर का आप रिजल्ट का ही देखो तो सेल्स जो है इसकी 31% से ग्रो कर रही है। ओके 31% से बेस्ट है सेल्स अभी, लेकिन होगा क्या आप 31% के ग्रोथ पे भी 64 का पी वैलिड है या नहीं, ये अपने आप को क्वेश्चन पूछने वाला जैसा है, मतलब वैल्यूएशन वो जस्टिफाइड है क्या नहीं। मेरे हिसाब से अगर 35% कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो उसका पी 40 बहुत, अगर बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा ब्रांड है तो 45, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए स्टॉक देखोगे आप ओवर वैल्यूएशन की वजह से ये स्टॉक टूटा है यहाँ पर। अब देखोगे बहुत हाई वैल्यूएशन, मतलब पी भी चार्ट लगाऊंगा तो इसका पी चला गया था 116, 127, 127 पी तो टाइटन का नहीं है, तो इसका क्यों इतना हाई जा रहा है। अब देखो फिर ये टूट कर 64 पे आ गया। तो अभी होता क्या है कि कंपनी, मुझे नहीं लगता कि इस वैल्यूएशन पे और भी ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगी। अगर यहाँ से सस्टेन करना है तो इसको बहुत कोई बड़ा इन्वेस्टर अगर इसमें पैसा डालता है, बड़े बड़े इन्वेस्ट में मतलब म्यूचुअल फंड्स और भी इसमें पैसा डालते हैं तो बात अलग है। लेकिन रेयर चांस है कि इसका बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न यहाँ से तैयार हो। तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पर आप लास्ट जो अभी ग्रोथ देखोगे तो कितना था कंपनी का, 30, 31, 35% का ग्रोथ था। सिमिलर ग्रोथ अभी चल रहा है, बट उतना ग्रोथ भी मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में पॉसिबल है। 31% का सस्टेन करना भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज क्योंकि गोल्ड के प्राइस हाइक हो रहा है, और गोल्ड के प्राइस हाइक होने से डिमांड थोड़ा सा कम होती जा रही है। मतलब मान के चलो आपको बजट है शादी का, कुछ मान के चलो 10 लाख रुपए का आपने बजट सेट किया था कि आप इतना गोल्ड लेंगे शादी के, लेकिन आप तब गोल्ड का प्राइस था 80,000, अब वो 1 लाख हो चुका है। जो आपको 80,000 पे 120 ग्राम मिल रहा था वो 100 ग्राम मिलेगा। तो आप वो बजट नहीं बढ़ाओगे, बिकॉज क्या होगा कि आपके पास कोई भी मिडिल क्लास आदमी उतना बजट नहीं पे कर पाएगा। और जो कंज्यूमर है वो मिडिल क्लास ही है सबसे ज़्यादा, बिकॉज जो अपर लेवल के लोग हैं उनको ज्वेलरी से उतना मैटर नहीं करता, उनके लिए एक बिजनेस है। बस जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और उससे भी नीचे गरीब लोग हैं उनके लिए ज्वेलरी मैटर करती है, क्योंकि उनको शादियों में उनको एक फील आता है कि हम गोल्ड लेने से हम कुछ थोड़ा प्रीमियम लगते हैं इस टाइप का। तो मुझे ऐसा इस कंपनी में कुछ ऐसा लगता नहीं है कि कुछ होने वाला है। तो सेकंड थिंग क्या है, आप देखोगे इसमें एक तो कंपनी के ऊपर लोन हाई है, और दूसरी बात क्या है देखोगे, मुझे जो बहुत डर चीज़ लगती है वो DIIs जो हैं पहले अब थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ कर रहे हैं। अब एक्सेप्ट मोतीलाल ओसवाल इसमें स्टेक बढ़ा रहा है, बट मोतीलाल ओसवाल का के साथ बोलते हैं कि इनके साथ में कुछ तो उनका रिलेशन है जिसकी वजह से ये स्टॉक को चढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ तो कंट्रोवर्सी है, कुछ चल रहा है अंदर बीच में स्कैम, ऐसा बोला जाता है, बट एक्चुअल में किसी को नहीं पता क्या हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर फ्रैंकलिन इंडिया है, और जो 181.87% से उन्हें डिक्रीज़ करके 1.34 पर लेके आ चुके हैं। और एक टाइम पे सुंदरम म्यूचुअल फंड के पास भी बहुत अच्छा स्टेक था, वो भी डिक्रीज़ करके 1.1 पे, और ये जो इन्वेस्को फंड है उसने तो एग्जिट ले लिया। तो थोड़ा सा यहाँ पर DIIs का भी एक प्रेशर बना हुआ है। और साथ में हो क्या रहा है कि इस कंपनी का जो मार्केट में डिमांड है उसको कंपटीशन भी हाई आ रहा है, बिकॉज आप देखोगे नई नई गोल्ड कंपनीज अपने शोरूम्स, दूसरी जो ब्रांड्स है जैसे मालाबार गोल्ड है, अब उसके बाद में टाइटन का भी बहुत अच्छा प्रेजेंस बढ़ रहा है, उसके बाद में छोटी छोटी कंपनीज जो नीचे लेवल पे जो साउथ इंडियाज़ में हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जैसे महाराष्ट्र में पुणे PN गाडगिल नाम से कंपनी है, तो इनको वहाँ पर भी टफ कंपटीशन है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे से वो एक्सपांड करेंगे तो वहाँ कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा। तो ये भी एक चीज़ है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से इसमें होना क्या चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि आपको बनाना है ऐसा, मतलब एक आपके पास मनी है 10-12 करोड़, उसमें से आपको लगता है कि कुछ आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है तुरंत, ऐसा लॉन्ग टर्म रखना है, तो इसमें रिटर्न पॉसिबल है। होता क्या है कि
आप मान के चलो इस स्टॉक को आप लेंगे। अब जैसे आपने कोई फ्लैट ले लिया किसी शहर में, तो आपने 1 करोड़ का लिया, तो तुरंत वो अगले साल 1 करोड़ 10 का, 1 करोड़ 1.5 करोड़ का नहीं होगा। लेकिन अगले साल हो सकता है उसका प्राइस 90 लाख भी हो, 1 करोड़ 10 लाख भी हो, लेकिन 5 साल 10 साल पे आप टाइम के बाद देखोगे ना, उसका प्राइस आपको दिखेगा 1.5-2 करोड़। क्योंकि आप 1-2 साल के पीरियड में उसको रिटर्न कितना आया कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपने आप वो वैल्यू क्रिएट हुई दिखती है। बिकॉज 5-6 साल बाद हर चीज़ का दाम बढ़ चुका रहता है, तो ऑटोमेटिकली उसका भी दाम बढ़ चुका रहता है। तो सिमिलर होता क्या है, कल्याण ज्वेलर्स का 1-2 साल में नीचे ऊपर होगा, नीचे आने के बाद एवरेज करेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म सोचते हैं 5-10 साल के हिसाब से, तो आपको एक 12 से 15% का रिटर्न आने का चांस है स्टॉक में। और इसका भी दूसरा एक कारण है कि अब इसको लोग सोच रहे हैं कि एक टाइटन की तरह दूसरा ब्रांड बनेगा। तो मुझे ये लगता है कि ये टाइटन की तरह दूसरा ब्रांड नहीं बन पाएगा, क्योंकि टाइटन बहुत यूनिक कंपनी है जिसके पास अलग ब्रांड है, जिसका अलग क्रेज़ है इंडिया में। कल्याण ज्वेलर्स के पास में गोल्ड का ब्रांड है, उसके पास कोई ज्वेलरी ब्रांड नहीं है, मतलब एक मतलब डिज़ाइन ऐसा कुछ नहीं है जो दिखाता है कि कल्याण का लिया हुआ है। सिमिलर में आप तनिष्क का ऐसा कुछ देखोगे, तनिष्क का लिया हुआ है तो लोग सोचते हैं कि बहुत प्रीमियम अच्छी चीज़ है। कल्याण का लिया तो आप सोचते हो हाँ ठीक है कल्याण का लिया, इस टाइप का कुछ है थोड़ा डिफरेंसेस। तो आप इस स्टॉक को इस बारे में सोचते हैं तो आप इसके बारे में देख भी सकते हैं। और इसका बस एक एनालिसिस है, किसी कंपनी को कोई हर्ट करने का नहीं है कि ये कंपनी अच्छा वो कंपनी अच्छा। कल्याण भी अपने अपने लेवल में बहुत अच्छा है, एक वो अलग कस्टमर को टारगेट करता है, तनिष्क एक अलग कस्टमर को टारगेट करता है। बट एक अब हो रहा है कि बहुत सारे कंपनीज़ अपने आप को एक प्रीमियम लेवल पे लेके जा रही हैं। कल्याण ज्वेलर्स नहीं है, बहुत और भी जैसे कंपनीज़ है, वो अब साउथ इंडिया में बहुत सारे कंपनीज़ देखोगे, ये जो कंपनीज़ है आप देखोगे, पीएन गाडगिल हो गया, थंगमलिया ज्वेलर्स हो गया, इथोस हो गया, बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो अपनों को एक ब्रांड सेट कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा-सा इसमें वेट करना चाहिए आपको, और एक कुछ टाइम आएगा, थोड़ा-सा डिप मिलेगा, तब बाइंग का सोचना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कंपनी में कोई स्कैम वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है। अगर मोतीलाल ओसवाल भी कोई इसमें इन्वॉल्व है, ये सब अफ़वाहें हैं। तो थैंक यू गाइज़, और अब सब्सक्राइब करिएगा और